हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में मैंने सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करा था और आज मैं उसके आगे की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नए वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सभी हंटर्स जिन्वू को उस डंजियन में अकेला छोड़ करके चले गए थे और जिन्वू उस स्टैचू के हाथ से लगभग मरने ही वाला था। तभी एक नोटिफिकेशन पैनल खुल करके आया था जिसपे लिखा था कि अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो हाँ करें, और उस यस वाले बटन पे क्लिक हो गया था। तो अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्वू की हॉस्पिटल में जागते हुए। जिन्वू अपने सपने में वही सब देख रहा था जो उसके साथ उस डंजियन में हुआ था। जिन्वू जगते हुए देखता है कि उसका हाथ सही सलामत है और वो फिर चादर हटा करके अपने पैर को भी चेक करता है और वो देखता है कि उसका पैर भी सही सलामत है और जिन्वू के छाती पर जो चोट लगी थी वो भी सही सलामत है। जिन्वू सोचता है कि ये कैसे हुआ, क्या वो सब एक सपना था। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं। वो दोनों हंटर एसोसिएशन सर्विलियंस टीम से हैं। उनमें से एक बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम वू जिन चुल है और मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलियंस टीम का मैनेजर हूँ। और दूसरा बंदा अपना नाम कांग ताशिक बताता है। जिन्वू पूछता है कि सर्विलियंस टीम को मुझसे क्या चाहिए। वो जिन्वू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे। ये सुनकर जिन्वू बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वो उनसे पूछता है कि जूही और मिस्टर सॉन्ग कैसे हैं, क्या वो ठीक हैं। वो बताते हैं कि वो दोनों ठीक हैं, पर सॉन्ग जो है उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया है जिस वजह से अब वो हंटर से रिटायर हो चुके हैं। और जूही उस हादसे से बहुत ज्यादा डर गई है और वो साइकाट्रिस्ट के अंडर में है। उसकी कंडीशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अब वो एज अ हंटर कंटिन्यू कर पाएगी। आगे वो बताते हैं कि उस डबल डंजियन में से सिर्फ 6 सर्वाइवर बच पाए हैं। वैसे तो डबल डंजियन बहुत रेयर केस में होता है, पर ये बहुत खतरनाक था। हंटर्स का जॉब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आगे वो बताते हैं कि वहाँ से जो सर्वाइवर बचे थे उन्होंने व्हाइट टाइगर गिल्ड को इन्फॉर्म करा था और जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुंची तो उन्हें वहाँ पर सिर्फ तुम मिले, जमीन पर पड़े हुए, और वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं था किसी भी तरह के स्टैचू का और टेम्पल का, जैसा कि उन सर्वाइवर्स ने हमसे कहा था। बहुत हैरानी की बात है ना, पर ऐसा ही है। आगे वो जिनचुल कहता है कि अगर उनकी रिपोर्ट्स में थोड़ी भी हेरफेर होती ना तो मैं इन सब का जिम्मेदार तुम्हारी टीम को समझता, पर अफसोस ऐसा नहीं है। फिर वो जिन्वू से कहता है कि जिन्वू तुम्हारा सेकंड अवेकनिंग हुआ है। हंटर्स की पावर बेसिकली अवेकनिंग के बाद आती है। पहली बार अवेकनिंग के बाद हंटर्स की पावर को देख करके उसके रैंक को डिसाइड किया जाता है, पर ऐसे बहुत बार रेयर केस होते हैं जहाँ पर हंटर की सेकंड अवेकनिंग भी होती है, जहाँ पर हंटर अपनी पुरानी लिमिट को क्रॉस करके एक नए रैंक पे पहुंच जाता है, जैसे कि ए रैंक और एस रैंक पर। आगे वो जिन्वू को बताता है कि ये एक माना मीटर है। जैसा कि उन सर्वाइवर्स ने हमें बताया है वहाँ पर बहुत ही पावरफुल 20 टाइप के मॉन्स्टर्स थे, तो एक तुम्हारे जैसे लो रैंक का हंटर कभी भी उस डंजियन में सर्वाइव नहीं कर पाता। जिन्वू उस मीटर पर हाथ रखता है और उस मीटर में स्कोर 10 आता है। जिन्वू उनसे बहुत खुश होकर के पूछता है क्या मैंने फिर से अवेक करा है, अब मेरा रैंक क्या है। वो जिन्वू से कहते हैं कि सॉरी, हम तुम्हारे बारे में गलत थे, और ऐसा कह करके वो बाहर चले जाते हैं। वो जाते जाते आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक ई रैंक का हंटर भी कम से कम 70 के ऊपर स्कोर करता है, पर इसका स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी पावर तो बस एक आम इंसान जितनी है। आगे वू जिनचुल ये सोच रहा होता है कि डंजियन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके बाद हम उसमें वापस से भी जा करके नहीं देख सके कि असल में वहाँ था क्या। मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये उस डंजियन में कैसे बच गया। इधर जिन्वू लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि यार मुझे तो लगा था कि मेरी पावर्स बढ़ चुकी हैं, मैंने अपने आप से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। तभी एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन उसके सामने खुल करके आती है जिस पर लिखा होता है आपके लिए एक मैसेज है, जिसे देखकर जिन्वू ये सोचता है कि शायद सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ। जिन्वू उस मैसेज पर क्लिक करता है पर कुछ नहीं होता। जिन्वू समझ जाता है कि ये कोई टच स्क्रीन नहीं है। जिन्वू को याद आता है कि मेरे मरने से पहले भी ऐसा ही कुछ स्क्रीन सामने आया था। तभी उसकी बहन जिन्हा वहाँ पर आ जाती है और आते ही वो जिन्वू को डांटने लगती है, तुमसे अपना ख्याल नहीं रखा जाता क्या, मैं तुम्हें लेकर के कितना परेशान हो गई थी। जिन्वू उसे सॉरी कहता है, जिस पर जिन्हा कहती है कि तुम हर बारी ऐसे ही करते हो, सभी लोग सही सलामत होते हैं और तुम हो कि इतना ज्यादा घायल होकर के आ जाते हो और मुझे हमेशा परेशान कर देते हो। तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे और मुझे हंस के दिखा रहे हो। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी और एक अच्छी सी जॉब पकड़ लूंगी ताकि तुम फिर हंटर ना बनो। जिन्वू कहता है हाँ हाँ जानता हूँ, मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो जिन्हा से पूछता है कि जिन्हा क्या तुम ये देख सकती हो। वो उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में कह रहा था, जिस पर जिन्हा कहती है क्या क्या देख सकती हूँ। जिन्वू कहता है नहीं कुछ नहीं। आगे जिन्वू उससे कहता है कि तुम्हें पता है कैसे कभी कभी गेम्स में यू हैव अनरीड नोटिफिकेशन करके मैसेज आता है, उसे पढ़ते कैसे हैं। जिन्हा कहती है क्या तुम्हें सर पर भी चोट लगी है क्या। जिन्वू कहता है जिन्हा तुम हमेशा गेम खेलती रहती हो, तुम्हें तो ये बात पता ही होगी ना। जिन्हा कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें बस अपना मैसेज बॉक्स को खोलना है और जो मैसेज है उसे पढ़ लेना है। आगे जिन्हा कहती है ये तुम गेम्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो, जिस पर जिन्वू कहता है तुम तो जानती हो हॉस्पिटल में कुछ करने के लिए होता नहीं है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि
डेली क्वेस्ट होता है और उसमें लिखा होता है आपको ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद जिन्हा उसे गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। बाहर उसकी दोस्त सोंगी भी होती है और वो दोनों फिर चले जाते हैं। यहाँ अंदर जिन्वू के सामने 3-4 नोटिफिकेशन स्क्रीन्स होती हैं जिन पर की अलग अलग चीजें लिखी होती है। जिन्वू उन सब चीजों को पढ़ रहा होता है और पढ़ने के बाद कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इन सब का क्या मतलब है। फिर वो ट्रेनिंग वाला नोटिफिकेशन पढ़ता है और ओके कहता है और उसके ओके कहते ही एक नया स्क्रीन खुल के आता है जिसमें कि उसकी ट्रेनिंग की लिस्ट होती है। उसे आज पूरे दिन भर में 100 पुशअप्स मारने हैं, 100 सिटअप्स मारने हैं, 100 स्क्वाट्स मारने हैं और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है। और उसके नीचे लिखा होता है अगर वो डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसे पेनल्टी लगेगी। जिन्वू कहता है कि ये सब क्या है, अगर ये कोई मजाक भी है तो मुझे हंसी नहीं आ रही, और ऐसा कह करके वो लेट जाता है। आगे वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं ये सब करने के लिए इतना स्टैमिना कहाँ से लाऊंगा। आगे सर्विलियंस टीम के वो 2 बंदे एक कार में बैठे होते हैं और सर्विलियंस टीम का जो मैनेजर होता है वो जिनचुल, वो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गन ही से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि जैसा कि हमें संग जिनवू के पास जाकर के पता लगा उसने कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं की है। जिस पर कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि अच्छा, तो फिर तो हम लकी हैं कि वहाँ कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ तो है जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल रहा। आगे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हालांकि डंजन में जो भी होता है वो एक मिस्ट्री है, हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर फिर भी ये एक स्पेशल केस था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे डाटा बैंक में डाल दो इसके आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिस पर वो जिनचुल समझ गया कह करके कॉल कट कर देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें हंटर्स गिल्ड दिखाया जाता है जहाँ हंटर गिल्ड्स का मास्टर चोई चाहिन को कुछ कह रहा होता है। वो चाहिन से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अगले बी रैंक के मिशन में इंस्ट्रक्टर के तौर पर जाओ, क्योंकि ये मिशन सिर्फ एक टेस्ट और ट्रेनिंग होने वाला है नए भर्ती हुए हंटर्स के लिए। चोई चाहिन से कहता है कि क्या तुम ये मैनेज कर लोगी। जिस पर चाहिन कहती है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है और मुझे अपने मेंटोरशिप पर थोड़ा सा डाउट है। चोई उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ सिर्फ लड़ना ही तो है जैसा कि तुम हमेशा लड़ती हो, और बाकी सब सिर्फ तुम्हें देख करके सीखेंगे। आगे चोई उससे कहता है कि हंटर्स गिल्ड इस कंट्री की 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई नामो निशान नहीं है। हम इंडिविजुअल्स की रैंक नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम साथ मिल करके अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और जब समय आएगा हम सब तैयार होंगे। इधर दूसरी तरफ रोड के बीचों बीच एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर आसपास लोग उस पोर्टल के बारे में बात करने लगते हैं। इधर रात के समय हॉस्पिटल में जिन्वू सो रहा होता है। तभी करेक्ट 12 बजते ही एक नोटिफिकेशन स्क्रीन खुलकर आती है जिस पर लिखा होता है आपने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करा, और वहाँ पर का फ्लोर हिलने लगता है। जिन्वू जग जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भूकंप आया है क्या, और अगले ही पल जब उसका आंख खुलता है तो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े अर्थवॉर्म जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन खुलकर आता है जिस पर की लिखा होता है आपको 4 घंटे तक सर्वाइव करना है। असल में जिन्वू ने डेली क्वेस्ट नहीं किया था और ये उसकी पेनल्टी थी। जिन्वू उन मॉन्स्टर से बचते हुए इधर उधर दौड़ रहा होता है। इधर हॉस्पिटल में नर्सेस देखती हैं कि जिन्वू अपने कमरे में नहीं है। वो पूरे हॉस्पिटल में चेक करती हैं पर जिन्वू उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर नर्सेस कहती हैं कि हमें फिर से उसके रूम में उसे जाकर के चेक करना चाहिए। इधर जिन्वू का टाइम पूरा हो जाता है और वापस से वो अपने रूम में आ जाता है, और तभी नर्सेस भी वहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि जिन्वू जमीन पर पड़ा है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने पेनल्टी कंप्लीट कर लिया है। अगले दिन जिन्वू सुबह उठ करके तैयार होकर के अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने यानी अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने चला जाता है। इधर जूही किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। उसे एक डी रैंक के मिशन के लिए बुलाया जाता है। ये वही पोर्टल था जो कि पिछली रात को ओपन हुआ था। जूही इसके लिए मना कर देती है। कॉल पर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप किस चीज से गुजर रही हैं, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि मैंने सुना है कि जिन्वू नाम का जो हंटर था उसे होश आ चुका है। ये सुनकर के जूही खुश हो जाती है और जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, पर वो देखती है कि जिन्वू रनिंग कर रहा है। जूही के पास में ही 2 नर्स खड़ी होकर के आपस में बात कर रही होती हैं कि देखो ये फिर से रनिंग करने लगा, जब से ये उठा है तब से इसकी ये डेली का रूटीन है। आगे वो कहती हैं कि मुझे मालूम है कि हंटर नॉर्मल पीपल से जल्दी हील कर जाते हैं, लेकिन वो कह रहा था कि वो जल्दी से ठीक होकर के वापस से अपने काम पर जाना चाहता है। ये सुनकर के जूही थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जिन्वू अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और मुझे इन 4 दिनों में कुछ चीजें पता चली हैं। पहली, ये जो नोटिफिकेशन स्क्रीन है ये मेरा कोई भ्रम नहीं है। दूसरी, जब भी मैं अपनी डेली क्वेस्ट पूरी करता हूँ मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला, फुल रिकवरी, जिससे कि मेरी पूरी थकान एकदम से खत्म हो जाती है। दूसरा, मुझे एबिलिटी पॉइंट्स मिलता है जिस पॉइंट्स का यूज करके मैं अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ, और मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी चाहिए ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो सकूं, और मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो भी चुका हूँ। ये सब सोचते हुए वो हंसने लगता है और कहता है ये सब बिल्कुल एक गेम की तरह है। फिर वो डेली क्वेस्ट के आखिरी रिवॉर्ड के बारे में बताता है जो कि एक रैंडम लूट बॉक्स है जिसमें कि उसे अलग अलग चीजें मिलती हैं, और आज उसे एक चाबी मिली है। उससे पहले उसे पेन मिला था, बैंडेजेस मिले थे, पर इस बार उसे एक चाबी मिली है। ये चाबी इंस्टेंट डंजियन में टेलीपोर्ट करने के लिए है। जिन्वू सोचता है कि ये क्या है, लगता है ये कोई इवेंट है जो कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए है। आगे हम उसी रोड पर का सीन देखते हैं जहाँ पर की पोर्टल ओपन हुआ था और न्यूज रिपोर्टर्स उस पोर्टल के बारे में बता रहे होते हैं। जिन्वू फिर अपनी माँ को देखने जाता है। 4 साल पहले जिन्वू की माँ अचानक से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को इटर्नल स्लीप डिजीज हुआ है
ये बीमारी पोर्टल के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है और माना क्रिस्टल का यूज करके हम सिर्फ इन्हें जिंदा रख सके हैं। और उसकी माँ के बीमार होने के बाद से ही जिन्वो एक हंटर बना था। इसके बाद जिन्वो हैपजोंग मेट्रो स्टेशन के सबवे पर आता है और यही वो जगह है जहाँ पर की इंस्टेंट डंजन ओपन होगा, जिसकी चाबी जिन्वो को मिली थी। जिन्वो उस चाबी को बाहर निकालता है और उस चाबी को बाहर निकालते ही उसके सामने एक लॉक दिखाई देता है और जिन्वो उस चाबी को लॉक में डाल करके उस गेट को ओपन कर देता है। जिन्वो अंदर चला जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने इंस्टेंट डंजन ओपन करा है और जिन्वो के अंदर होते ही वहाँ का गेट सील हो जाता है। जिन्वो देखता है कि उस सबवे में लोग भी हैं, पर वो लोग जिन्वो को नहीं देख सकते और ना ही उस गेट को, और वो लोग वहाँ से आ जा भी सकते हैं। जिन्वो सोचता है कि ये शायद खतरनाक होगा, मुझे वक्त रहते ही यहाँ से निकल लेना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं। तभी एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन खुल करके आता है जिस पर लिखा होता है कि आप इस डंजन से बाहर नहीं निकल सकते, या तो आपको यहाँ के बॉस को हराना होगा या फिर आप टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जिन्वो कहता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन वो तो मेरे पास नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इस डंजन में फंस गया हूँ और यहाँ से निकलने के लिए मुझे अब इसके बॉस को ही हराना पड़ेगा। मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ और क्या मैं अकेला इसके बॉस को हरा दूंगा? ये एक पागलपन है, पर अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। ऐसा कह करके वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसके सामने कुछ गॉब्लिन्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिन्वो पहले भी एक गॉब्लिन के हाथों मरता मरता बचा था और यहाँ पर तो 3-3 गॉब्लिन्स हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर वो उनसे लड़ता है और उन्हें हरा देता है और उन सबको एक एक करके मार देता है। तभी वहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर आता है जिसके जबड़े लोहे के होते हैं और वो जिन्वो का चाकू तोड़ देता है। जिन्वो के पैर डर के मारे कांपने लगते हैं, पर फिर भी जिन्वो उस वुल्फ से लड़ता है। वो वुल्फ जिन्वो को घायल कर देता है। जिन्वो सोचता है कि यहाँ पर तो मेरे साथ कोई हीलर भी नहीं है, मैं इससे कैसे बचूंगा और इसे कैसे हराऊंगा। जिन्वो खड़ा होकर के ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वुल्फ मॉन्स्टर तेजी से दौड़ते हुए जिन्वो की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर छलांग लगा देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था सोलो लेवलिंग का 3rd एपिसोड। ये एनिमे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। आगे हमें देखना ये है कि जिन्वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।